सविता का बेटा ना होने की वजह से उसने बड़ी बेटी की शादी करके दामाद को घर जमाई बना लिया ताकि बेटे की कमी पूरी हो जाए। लेकिन दामाद तो दुष्ट निकला और सविता की छोटी बेटी को गलत राह पर ले जाने की कोशिश करने लगा। तो एक दिन छोटी बेटी ने बताया कि माँ, जीजाजी गलत हरकतें करते हैं। तो बड़ी बहन ने उसे बहुत मारा कि तुम मेरे पति पर इल्ज़ाम लगा रही हो, और माँ ने भी उसे बहुत डांटा। यूँ छोटी बेटी चुप रहने लगी। तो एक दिन सविता को एहसास हुआ कि वाकई कुछ गलत ना हो रहा हो। तो वो छोटी बेटी के कमरे में गई तो सामने का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप गई, क्योंकि मैं क्या सुन रही हूँ सविता, तुम घर जमाई रखने की बात कर रही हो। होश में आओ, क्यों अपनी बाकी बेटियों की ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हुई हो। ऐसा ना हो कल को तुम्हारे दामाद की नीयत में खोट आ जाए, वो पूरे घर पर कब्जा कर ले और तुम बाकी बेटियों की शादी करने के लिए भी उसकी मोहताज हो जाओ। बुआ सविता को समझाने की कोशिश कर रही थीं। जब से उन्होंने सुना था कि सविता घर जमाई रखने की बात कर रही है, तो वो भी तभी से सविता के पास आई हुई थीं और बार बार उसे इस बात पर तैयार कर रही थी कि नहीं, बेटी की विदाई करके उसे ससुराल भेजो। समाज ने जो नियम कायदे बनाए हुए हैं वही सबसे अच्छे हैं। पराए बेटे अपने नहीं बनते। अगर बेटों की कमी ऐसे पूरी होना शुरू हो जाए तो फिर अपने बेटे के लिए कोई क्यों तरसे। ऐसे ही दामादों को घर में रख ले। मगर सविता बुआ की बात को भी लगातार मना कर रही थी। कहने लगी, तो और क्या करूं बुआ, ईश्वर ने मुझे बेटे का सुख नहीं दिया। बेटियों को ही बेटा समझकर पाला है, लेकिन जब इनके पिता नहीं रहे तो बेटे की कमी बहुत महसूस होती है। हमारे घर को एक मर्द की ज़रूरत है जो हमारा मुखिया, हमारा रक्षक बनकर हमें पाल सके। आप ये भी तो देखें ना बुआ कि हम इतनी लंबी ज़िंदगी कैसे एक मर्द के सहारे के बिना गुजारेंगे। सविता की बात सुनकर बुआ ने चुप्पी साध ली थी। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसे अपनी मर्जी ही करनी थी। लेकिन आने वाले समय से वो बहुत डरी हुई थी। बेटी की शादी की तारीख तय हो चुकी थी। ज़रूरी तैयारियां करने के बाद एक विवाह भवन मैरिज हॉल में फेरे हुए, जहां से लड़के को विदा करवाकर सविता अपने घर ले आई थी। दुनिया हंस रही थी कि अजीब रस्म देखी है, मगर सविता को किसी की परवाह नहीं थी। वो तो इस बात पर खुश थी कि सारी ज़िंदगी बेटे की कामना करती रही। अपनी कोख से जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, उसे फिर भी एक बेटा नसीब हो गया है। शादी के शुरू के दिनों में तो दामाद ने बहुत ज़्यादा सेवा भाव दिखाया। हर समय काम करते हुए सविता के आगे पीछे फिरता, सविता की दोनों दूसरी बेटियों को भी हर बात सुनता, उनकी हर इच्छा पूरी करता और उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। सविता के पति की पुश्तैनी ज़मीनें गांव में थीं, जिनसे अच्छी खासी आमदनी आ जाया करती थी। साल के साल गेहूं, दालें और चावल वगैरह भी आ जाते थे। जबकि शहर में किराए पर दुकानें चढ़ा रखी थीं, उनका भी अच्छा खासा किराया था जो सविता के पास आता था। सविता साल भर किसी की मोहताज नहीं होती थी। वो घर का खर्चा आराम से चला लिया करती थी। बेटियों को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। छोटी दो तो अभी तक पढ़ रही थीं। जैसे ही दामाद घर में आया तो सविता खुद घर के खर्चे की जिम्मेदारी से मुक्त हो गई। सब कुछ उसके हाथ में थमा दिया और कहने लगी, बेटा अब जो भी करना है तुम्हें करना है। अपनी छोटी बहनों की शादी भी करनी है, इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना है, मेरी बीमारी को भी देखना है और साथ साथ अपनी पत्नी की भी ज़रूरतें पूरी करनी है। अब तुम इस घर के बेटे हो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। सविता ने यह कहते हुए अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी दामाद के हाथ में रख दी थी। वो उस पर हद से ज़्यादा विश्वास करने लगी थी। सविता का दामाद विक्रम काफ़ी अच्छा था। शुरू शुरू में उसने सास और सालियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था। वो हर काम ईमानदारी से कर रहा था। मगर जब सविता ने उसके हाथ में पैसे दिए और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पकड़ाई, तो उसकी नीयत एकदम ख़राब हो गई। सोचने लगा कि मैं सास और सालियों का बोझ क्यों उठाऊं, कौन सा ये मेरी सगी माँ या बहनें हैं। कल को जब सालियों की शादी हो जाएंगी तो वो भी अपने अपने पति के साथ यहाँ पर आ जाएंगी और अपने हिस्से की मांग करने लगेंगी। मेरी सारी ज़िंदगी इनका बोझ ढोते ढोते भी आखिर में इनके बराबर का हिस्सा ही मैं हासिल कर पाऊंगा। तो क्यों ना अभी से अपने लिए बचत करना शुरू कर दूं। ये सोचकर उसने घर के खर्च में कमी करना शुरू कर दी। महीने का पूरा राशन डालने के बारे में जब सविता ने बात की तो कहने लगा, माँ जी मुझे घर को अपने तरीके से चलाने दीजिए।
क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? अब आपको क्या लगता है कि मैं घर के पैसों में हेराफेरी करूँगा? इसके बाद से सविता चुप हो गई। कहने लगी, बेटा मैं इन्हीं पैसों में घर का खर्च चलाती थी, ऊपर के खर्चे भी करती थी और इसके साथ साथ बचत भी किया करती थी। विक्रम ने अपनी सास की बात सुनी तो चालाकी से ये कहने लगा, माँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। सिर्फ साबुन और शैम्पू लेने जाओ तो वो भी 1000 से कम पैसों से नहीं आते। आप यही हिसाब लगा लीजिए शादी पर कितना खर्चा हुआ है। पहले के समय में 1 लाख में आराम से शादी हो जाया करती थी, जबकि अब 7 से 8 लाख रुपए शादी पर आराम से खर्च हो जाते हैं। सविता उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने पते की बात की थी। वाकई महंगाई आसमान को छू रही थी। विक्रम ने काम पर जाना छोड़ दिया था, हर समय घर में पड़ा रहता, सविता के पैसों पर ही ऐश कर रहा था और पत्नी को भी ऐश करवा रहा था। पत्नी खुश थी कि उसे अच्छा पति मिला है जो दूसरी बहनों से ज़्यादा उसे अहमियत देता है। घर में कोई भी चीज़ आती तो पत्नी के लिए ज़्यादा हिस्सा निकालता और सालियों को कम देता, और कभी कभी चालाकी से मीठी मीठी बातें करके सास का भी हिस्सा हथिया लिया करता था। सविता खुशी खुशी अपना हिस्सा विक्रम को दे देती थी। कहती, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं उसे अपने मुंह का निवाला भी दे देती। अब यही मेरा बेटा है तो इसके साथ अंतर क्यों करूं? कभी कभी विक्रम की नज़रें अपनी साली अंजलि पर पड़ जाती। अंजलि इन दिनों बड़ी हो रही थी और अच्छी खासी सुंदर थी। उसकी अपनी पत्नी का रंग खासा दबा हुआ सांवला था, जबकि अंजलि का रंग गोरा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे बाल विक्रम को अपनी तरफ बुरी तरह आकर्षित करने लगे थे। वो सारा दिन अपनी पत्नी और अंजलि की तुलना करता रहता और हर बार अंजलि का पल्ला ही भारी हुआ करता था। अब वो घर में जो भी चीज़ लाता सबसे ज़्यादा हिस्सा अंजलि को दिया करता था। पत्नी की तरफ से वो काफ़ी लापरवाह होता जा रहा था, क्योंकि उसका ध्यान दिन ब दिन अंजलि की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक दिन अंजलि रसोई में काम कर रही थी जब विक्रम उसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और उसके कंधे को गलत तरीके से छू लिया। अंजलि डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम खड़ा था। उसने घबराते हुए पूछा, जीजा जी आपको कुछ चाहिए? विक्रम कहने लगा, कुछ नहीं चाहिए, बस पानी पीने आया था। तुम यहाँ अकेले काम कर रही थी तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। अंजलि मुस्कुरा उठी और कहने लगी, जीजा जी आपको मेरी मदद करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रसोई में मेरा कौन सा काम करेंगे? ये काम तो लड़कियों के करने के होते हैं, मैं कर लूँगी। हाँ, आप मुझे कंपनी दे सकते हैं, उसने हंसते हुए कहा और अपने पास बैठने का इशारा किया। विक्रम की नीयत में बुरी तरह खोट आ चुका था। ज़रा सा ध्यान मिलते ही वो हवाओं में उड़ने लगा था। वो वहीं बैठ गया और फिर ये उसका रोज़ का काम बन गया। अंजलि रसोई में काम कर रही होती तो वो वहाँ आकर बैठ जाता। अब वो बहाने बहाने से अंजलि को छूने भी लगा था। पहले पहल अंजलि ने उसकी हरकतों को अनदेखा कर दिया था, मगर जब उसकी हिम्मत हद से ज़्यादा बढ़ने लगी तो वो परेशान हो गई। उसे महसूस होने लगा कि जीजाजी उसमें कुछ ज़्यादा ही रुचि लेने लगे हैं। एक दिन अंजलि छत पर जाकर कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते हुए वो खुद भी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। उसी पल विक्रम भी ऊपर आ गया। अंजलि को इस हालत में देखते ही उसकी आंखों में हवस उतर आई। कहने लगा, यहाँ कपड़े धुले जा रहे हैं, सुबह से तुम नज़र ही नहीं आई, तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। सोचा छत पर जाकर देखूं कितने कपड़े रह गए हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं मदद कर देता हूँ। मनीषा को भी ज़रा ख्याल नहीं आता कि तुम्हारी कुछ मदद कर दे, सारा दिन कमरे में पड़ी रहती है। अरे शादी हो गई है तो क्या हुआ, घर में उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसे चाहिए कि तुम लोगों का हाथ बटाया करे। लेकिन हाथ बटाना तो दूर, उसने सारा बोझ ही तुम पर डाल रखा है। ये सब कहते हुए वो अंजलि के बहुत पास खड़ा हो गया। अंजलि ने अजीब नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वासना साफ नज़र आ रही थी। अपने हुलिये पर नज़र पड़ी तो वो घबरा गई। वो फौरन पीछे हटी और भागकर तौलिया लपेट लिया। अपनी चुनरी उठाकर गले में डाल ली और कहा, मैं नीचे जाकर काम खत्म करके आती हूँ। विक्रम हंसते हुए बोला, यही तो मौका है तुम्हारे पास आने का और तुम्हें अपना बनाने का। मैं इस मौके को गवा नहीं सकता। ये कहते हुए उसने अंजलि को ज़बरदस्ती अपने करीब कर लिया और बदतमीज़ी की।
अंजलि रोने लगी और उसे धक्का देकर नीचे भाग गई। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गई और माँ के गले लग कर रोने लगी। कहने लगी, माँ, जीजा जी की हरकतें बहुत अजीब हो गई हैं। वो कई दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं सब कुछ अनदेखा करती रही। मैं नहीं चाहती थी कि इस घर का माहौल ख़राब हो या आपको जीजा जी पर जो गर्व है वो टूटे, लेकिन अब बस बहुत हो गया। आज जीजा जी ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप इन्हें कहें कि या तो अपनी हरकतों को लगाम लगा दें या फिर अपने घर चले जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि की बात सुनकर सविता ने उसे समझाने के बजाय उल्टा डांटना शुरू कर दिया। कहने लगी, विक्रम हम सबका इतना ख्याल रखता है, इस घर में बेटा होने की सारी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तुम्हारी बहन से बहुत प्रेम करता है और उसे खुश रखा हुआ है। तुम्हें ये सब नज़र नहीं आता? तुम ये भी नहीं देखती कि तुम्हारी बहन विदा होकर ससुराल में जाकर जुल्म सहने के बजाय अपने मायके में है? उसके लिए कुछ भी नहीं बदला और तुम उल्टा अपने जीजा जी की शिकायतें लगाने लगी हो। उसी समय मनीषा भी दरवाजे पर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो आगे बढ़ी और अंजलि को मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, माँ ये झूठ बोलती है, इससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे तो लगता है कि इसकी बुरी नज़र विक्रम पर है। कितनी बार मैंने नोट किया है कि ये विक्रम को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है, उसके सामने बातें करती रहती है और मेरी जगह कहीं पीछे चली जाती है। इतने दिनों की जलन मनीषा ने अपने शब्दों में निकाल दी थी। सविता हैरान नज़रों से उसे देखती रह गई। अंजलि ने सफाई देना चाही, मगर माँ और बहनों के चेहरों पर अविश्वास देखकर वो चुपचाप कमरे से निकल गई। उस दिन के बाद अंजलि विक्रम से बहुत ज़्यादा सावधान रहना शुरू हो गई थी। जहाँ विक्रम होता वहाँ नहीं जाया करती थी। विक्रम के बुलाने पर भी उसकी बात नहीं सुनती थी। ज़्यादातर अपने कमरे में ही समय बिताती थी। वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गई थी, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और ख़ाली समय में वो शून्य में निगाहें जमाए बैठी रहती थी। अंजलि बहुत शौकीन और चंचल स्वभाव की थी, घर भर में रौनक लगाकर रखती थी। मनीषा तो उसकी खामोशी से संतुष्ट हो चुकी थी कि चलो अब ये साइड पर हो गई है, लेकिन सविता को ये बात खटकने लगी थी। अंजलि का इस तरह चुपचाप रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके लिए तो उसकी तीनों बेटियां बराबर थीं, वो कैसे किसी एक को अनदेखा कर सकती थी। वो अंजलि के लिए बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। फिर उसने सोचा कि शायद अंजलि सच बोल रही है, मुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। हो सकता है वो किसी गलतफहमी का शिकार हुई हो और माँ की तरफ से अविश्वास पाकर खामोश हो गई हो। उसकी गलतफहमी को दूर भी तो किया जा सकता है। एक दिन सविता ने विक्रम को अंजलि के कमरे की तरफ जाते देखा, मगर उसी पल अंजलि अपने कमरे से बाहर आकर सविता के कमरे में घुस गई थी। विक्रम गुस्से से अंजलि के कमरे के बाहर से मुड़कर अपने कमरे में चला गया। सविता ने कई बार विक्रम की नज़रों को भी नोट किया था, जो अंजलि के आसपास ही मंडराती रहती थीं। वो खुद ही मनीषा को अनदेखा करने लगा था। सविता को महसूस होने लगा कि वाकई कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। अब तो उसे भी विक्रम पर शक होने लगा था और अंजलि की बातों पर यकीन आने लगा था। ज़मीनों की आमदनी और दुकानों के किराए से होने वाली आय भी उसके सामने थी, क्योंकि घर का राशन और दूसरी ज़रूरतें विक्रम कम से कम करता जा रहा था। हालांकि इस महीने दुकानों के किराए भी बढ़ गए थे और ज़मीनों का सालाना ठेका भी ज़्यादा आया था। फसलों ने भी ज़्यादा पैदावार दी थी। विक्रम ने ज़मीनों से आने वाला आधा गेहूँ, चावल और दालें बाहर ही बाहर बेच दी थीं और बहुत कम चीज़ें घर पर लाया था। सास से उसने कहा था कि इस साल ज़मीनों पर फसलें कुछ खास अच्छी नहीं हुई, जबकि मुंशी जी पहले ही सविता से मिल चुके थे और कह रहे थे कि इस बार तो सभी मालामाल हो गए हैं। इतनी अच्छी फसलें हुई हैं कि सब भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेहनत वसूल हो गई हो। जबकि विक्रम मुंशी जी के बिल्कुल उलट बात कर रहा था और कह रहा था कि पैदावार ही नहीं हुई, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। ये बातें अब सविता को भी नज़र आने लगी थीं, इसलिए उसने चुपके चुपके हर चीज़ का हिसाब खुद ही लेना शुरू कर दिया और फिर विक्रम की अंजलि के लिए रुचि को भी साफ तौर पर महसूस कर लिया था। एक दिन वो रात को पानी पीने के लिए उठी तो बिना इरादा ही अंजलि के कमरे की तरफ चली गई। उसकी छोटी बेटी नेहा अपनी बुआ के यहाँ गई हुई थी। अंजलि उस रात कमरे में अकेली सो रही थी, मगर आगे का दृश्य देखकर सविता के तो होश उड़ गए। विक्रम चुपके से अंजलि के कमरे में
खिड़की के रास्ते अंदर आ रहा था। सविता ने मन ही मन फैसला किया कि आज तो वो सच का पता लगा कर ही रहेंगी। यहीं रुक कर देखेंगी कि उसका दामाद झूठा है या बेटी, और जो भी झूठा होगा उसे कड़ी सी कड़ी सज़ा ज़रूर देगी। वो खिड़की के खुले पल्ले से कमरे के अंदर झांकने लगी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी और अंजलि अपने बेड पर लेटी गहरी नींद में थी। अचानक वह उसके सिरहाने जाकर खड़ा हो गया और उसके बालों को छूने लगा। अंजलि हड़बड़ाकर उठ बैठी। अपनी चीख को रोकने के लिए उसने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, जीजा जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। अपनी पत्नी का ही सोच लीजिए। वो आपसे कितना प्यार करती है। आपके लिए तो उसने अपनी बहन पर भी विश्वास नहीं किया। अंजलि की बात सुनकर विक्रम ज़ोर से हंसने लगा। कहने लगा, अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी शिकायतें मनीषा से और माँ से लगा दी हैं। जाओ, जितनी मर्जी शिकायतें लगा लो। जैसे ज़मीनों से आने वाले पैसों का हिसाब किताब अब माँ नहीं रख सकती, वैसे ही तुम्हारी किसी बात का भी विश्वास नहीं करेंगी। उनके लिए तो मैं हीरो हूँ, जो उनकी ज़िंदगी में बेटे की कमी पूरी कर रहा है। तुम बेटियाँ उनके लिए बोझ बन चुकी हो। अब वो तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेंगी। विक्रम की बातें सुनकर सविता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बुआ की सारी बातें एक एक करके उसे याद आ रही थीं। उसे गहराई से एहसास हुआ कि उसने खुद अपने हाथों से एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की थी और दूसरी के भविष्य को खतरे में डाल दिया था। उसी पल वो कमरे के अंदर आई, विक्रम का रुख अपनी तरफ किया और जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर चेहरे पर मार दिया। कठोर स्वर में कहा, अपने कमरे में चले जाओ, सुबह तुमसे बात होगी। अंजलि बुरी तरह से काँप रही थी क्योंकि विक्रम ने उसे एक बार फिर गलत तरीके से छुआ था। सविता ने फौरन अपनी बेटी को बाहों में ले लिया और रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मैं बेटे के लालच में अंधी हो गई थी। ये ना देख सकी कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। तुम्हारे पिताजी ने सारी उम्र तुम्हें बेटों से बढ़कर चाहा और मैंने उनकी दुनिया से जाते ही तुम जैसी प्यारी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया। शायद आज मुझे इसी की सज़ा मिल रही है। मैं तुम्हारी दोषी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगले दिन सविता ने विक्रम और मनीषा को साफ साफ कह दिया कि वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मनीषा उस समय मोह में अंधी हो चुकी थी। उसे अपनी बहन की सच्चाई नज़र नहीं आ रही थी। अब क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए विक्रम के लिए यही काफ़ी था कि उसका घर बसा रहे। वो मनीषा को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। सविता अपनी बेटियों के साथ सुकून और शांति से रहने लगी। वो ये राज जान चुकी थी कि ज़िंदगी में बेटा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि नेक और अच्छे चरित्र की संतान होना ही सबसे बड़ा वरदान होता है। वो मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती थी कि अंजलि किसी बहकावे में नहीं आई। अगर वो विक्रम की बातों में आ जाती और अपनी बहन का घर ख़राब कर देती, तो शायद वो कभी खुद को माफ़ न कर पाती। और अगर उसका बेटा होता, तब भी वो सारी ज़िंदगी लोगों से नज़रें चुराकर फिरती और ईश्वर के सामने अपनी परवरिश पर शर्मिंदा रहती। भगवान ने उसे बेटा नहीं बल्कि मजबूत चरित्र वाली बेटियां दी थीं, जो उसकी परवरिश का मान रख रही थीं और उससे बहुत प्यार भी करती थीं। जब बुआ ने सविता को अपनी दोनों बेटियों के साथ दोबारा खुशहाल देखा, तो उन्होंने भी दिल से ईश्वर का धन्यवाद किया। जो संदेश वो सविता को देना चाहती थीं, वो सबक सविता को खुद ही मिल चुका था। अब सब कुछ अब ठीक था और आगे भी भगवान अच्छा ही करने वाला था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेटा होना ज़रूरी नहीं होता। असल धन नेक इंसान होती है। जो संतान अपने चरित्र से माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा कर दे, वही असली सहारा होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।